नमस्कार दोस्तों। 2021 में कंडक्ट हुआ स्पेशल एजुकेशन पीआरटी का एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहा और बड़ा ही एक मुझे पहले से लगता था कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने जो पढ़ाया था उससे पेपर बहुत आसान था। और लेकिन students performed really well. So, out of our 33 students, 28 got selected. One of them is Aniket, and who is here to share his views और अपना एक एक्सपीरियंस अपने साथ आपके साथ में और हमारे साथ में बांटने के लिए आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सर। अनिकेत फॉर क्लियरिंग स्पेशल एजुकेशन पीआरटी, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद द एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ज्वाइनिंग करने के बाद में कैसा कैसा लग रहा है? सर काफ़ी एनर्जेटिक तो फील हो ही रहा है ज्वाइनिंग के बाद। एंड काफ़ी मज़ा भी आ रहा है काम करने में, क्योंकि प्रैक्टिकली हम पहली बार काम कर रहे हैं। अभी तक हमने थियोरेटिकली पढ़ा है। बाकी मैंने जो कोर्स किया है वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट समर ज्योति, तो मुझे प्रैक्टिकल भी वहाँ देखने को मिला था, बट अपने लेवल पे आके मीन्स आप ऑथराइज पर्सन हो किसी स्कूल के, वहाँ पे काम करने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा है और मज़ा आ रहा है सर। राइट। कब सोचा था आपने कि आप एक स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं? सर जब मैंने ट्वेल्थ पास आउट किया तो मेरे लिए फील्ड बिल्कुल नया था। मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने मेरे को इस बारे में बताया कि ऐसा भी कुछ होता हो सकता है। हम्म। एंड मेरे को पहले से दिलचस्पी थी पढ़ाने में, मैं बच्चों को पढ़ाता था घर में। जितने भी मेरे कजन्स हैं छोटे, उन सबको मैंने ही पढ़ाया है, तो पढ़ाने में जी। मैं रुचि रखता था बहुत पहले से ही। तो उन अंकल ने बोला कि टीचर तो सब बनते हैं, तुम कुछ ऐसा टीचर बन के दिखाओ कि तुम्हें लोग याद रखें या तुम कुछ अच्छा काम कर पाओ। तो फिर मैं इस फील्ड की तरफ मैंने अपना ध्यान आकर्षित किया और मैंने हम्म। एडमिशन लिया। और सर फिर 2 साल मैंने काफ़ी अच्छे से मेहनत करके मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपनी थोड़ी सी एक जो प्रिपरेशन की जर्नी थी उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए हमारे स- व्यूवर्स से, हमारे एस्पिरेंट्स से, कि आपने किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई और कैसे आपने प्रोसेस किया सर उसे। वो जर्नी थोड़ी सी रोमांचक है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मुझे डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने लेवल पे रहता हूँ, जब अपने तरीके से जीता हूँ। बट सर मेरे को जब पता लगा ना कि एग्ज़ाम है मेरा, मतलब मैंने सर सीटेट क्लियर किया और मैं सीटेट का अगले दिन ही आपके पास आया था, मैंने आपको बताया भी था। जी। तो आपने मेरे से ये बात बोली थी कि सीटेट उपलब्धि नहीं है, अगर आप ये करते हो डीएसएसबी तो उपलब्धि होगी। तो सर मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि हाँ करना है मेरे को, डी ट्रिपल एस भी तो करना ही है। तो सर मैंने ज्वाइन किया आपके कोचिंग में आके, अगले दिन ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। जैसे आज रिजल्ट आया, मैं अगले दिन आपके पास आया। मेरे ना मामा जी हैं, आज से 10 या 12 साल पहले उन्होंने वहाँ से कोचिंग ली थी, वो आज टीजीटी हैं। तो उन्होंने मेरे को इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था कि इससे अच्छा इंस्टीट्यूट आसपास में नहीं हो सकता। आसपास में इनफैक्ट हमारे पूरे एरिया में नहीं है, इधर की डाली में। तो मैं कहा हाँ सर। तो मैंने आके ज्वाइन किया आपके पास। और सर सच बताऊं, पहले दिन से ही मेरे को इंस्टीट्यूट बहुत पसंद आया, सारी फैकल्टी और आप। तो सर मैंने ना जो मेरा रामबाण कह सकते हैं वो था प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैंने वो एक बुक खरीदी, बस एक फिजिकल बुक मेरे पास वही थी, बाकी सब मैंने ऑनलाइन आपके ऐप से एंड टीचर्स से पढ़ा। सर आप जानते ही हैं कि 4 महीने तो हमारी क्लासेस चली थी, फिर लॉकडाउन आ गया था, हम्म। फिर सब ऑनलाइन हो गया था। बिल्कुल। और सर मेरे लिए बहुत नया था ऑनलाइन पढ़ना, क्योंकि जब मैं क्लास में आता डिसिप्लिन रहता था, बिल्कुल। पर घर में मैं क्लासेस ले रहा हूँ नहीं ले रहा तो वो तो डिपेंड नहीं करता ना। जी। तो मैं घर पे क्या करता था, कभी क्लासेस ले ली कभी नहीं ली। बट सर मेरे को एक दिन अचानक से पता चला कि 1.5 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, हम्म। लगभग सितंबर में। हम्म। तो सर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, अब तो 1.5 महीने ही बचा है। मैंने आपकी वीडियोस में बस 10 वीडियोस देखी थी, मैं हम्म। ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी लगभग 240 वीडियोस बाकी थी। जी। जी। तो मैंने सोचा कि अब करना तो है ही। तो सर उस दिन से ना मैंने फिर सब छोड़ दिया। मैंने लगभग बस 1.5 महीना बस तैयारी में लग गया, मैं सुबह से शाम तक रात तक। मैं रात को 12 बजे सोता था, सुबह 8 बजे उठता था, बाकी टाइम पढ़ाई। तो सर मैंने एक एक दिन में 4 4 5 5 वीडियोस देखी और मैं करता गया। बट सर ना मेरा एक रूल था, मैं रोज़ शाम को जब सोता था तो एक पेपर प्रीवियस ईयर ज़रूर करके सोता था। बहुत बढ़िया। ऐसा इसलिए था, और सर मैं ना वो ऑनेस्टली करता था। मैं क्या करता था,
1 से लेके 200 तक नंबरिंग करता था कॉपी में, उसमें बॉक्सेस बनाता था जीएस वगैरह। और सर वो ना, मैं जब पेपर कर लेता था पूरा, मैं चेक भी करता था, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी मैं लगाता था, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो ऑनेस्टली करूँगा। और हम्म। टाइम लिमिट लगा के बैठता था सर, ये मेरे को सबसे हेल्पफुल यही लगा। तो मैं आने वाले एस्पिरेंट से भी यही कहना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप मतलब अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ने एक अच्छी प्रिपरेशन करवाई। और आपने किताबों में, जैसा आपने कहा कि आपने सिर्फ एक ही हार्ड मटेरियल के रूप में एक ही बुक का यूज़ किया था, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आज का जो चैलेंज है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड हो रहा है ड्यू टू ऑनलाइन रिसोर्सेज और दूसरी चीज़ें, या फिर आपके टाइम में ज़्यादा मुश्किल थी? सर हमारे टाइम पे मुश्किल इसलिए था क्योंकि पहली बार था। हम्म। सर आज के टाइम पे तो मेरे को लगता है ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए बच्चों को, डिस्पाइट ऑफ की फिजिकल बुक्स रखें। पर सर मैं एक एक चीज़ और ऐड करना जी चाहूँगा, जब मैं जी। प्रिपरेशन करता था ना, तो जो मैं सवाल नहीं हल कर पाता था या जो मैंने गलत कर चुका होता था, तो मैं सडनली उन टॉपिक्स को देखता था, बिट्स की ऐप में जाता था, जिस मेरे को लगता था जिस टॉपिक में वो मिल सकते हैं वो वीडियो पूरी देखता था। उस वीडियो को सर मैं कम से कम 2 बार ज़रूर देखता था उसी टाइम पे जाके, ताकि मेरे को वो टॉपिक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। बहुत तो सर बढ़िया। ऐसे बहुत से टॉपिक्स थे, जैसे एजुकेशन कमीशन के काफ़ी हम्म। टॉपिक थे, सैटर्ड कमीशन, हम्म। जी। कुछ तरीके के टॉपिक जो मैंने आज तक नहीं पढ़े थे कहीं भी। तो ये टॉपिक्स ने मेरे को बहुत हेल्प की। और सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो आपने हिस्ट्री पढ़ाई थी ना, वो हिस्ट्री पढ़ के आज मेरा हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मैं जब से वो पढ़ता जा रहा हूँ, और मैं आगे भी हिस्ट्री परस्यू करने की सोच रहा हूँ। एक्चुअल में अनिकेत हमारे उस टाइम के स्टूडेंट हैं जिस दौरान मैं, मतलब बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ लेकिन उस दौरान मैं जीएस भी पढ़ा लिया करता था। तो इनिशियली मेरा जीएस भी सब्जेक्ट होता था, दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। खैर, जो पेपर सॉल्व करना और पेपर को एनालिसिस करना, तो उसमें चैलेंजेस ऐसे भी आते होंगे, क्योंकि क्या मटेरियल की उपलब्धता भी एक चैलेंज थी आपके लिए? सर मेरे पास वो चैलेंज जब तक था जब तक मेरे पास बिट्सो वाली ऐप नहीं थी। सर मैं सच बताऊं, जो मेरे पास क्वेश्चंस थे ना, जितने मैंने पेपर एनालाइज करे, उनमें एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिट्सो वाली ऐप पे ना मिल सके। राइट राइट। लगभग सभी टॉपिक्स कवर हो रखे थे और मैंने सभी टॉपिक्स की वीडियोस देखी हैं। वी आर रियली थैंकफुल कि हम एक लेवल तक उसको अचीव कर पाए, और वो एक जर्नी थी इन्हीं लोगों की क्लास के दौरान। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने जितना दूसरों के सीखने में, बच्चों के सीखने में मदद किया है, उससे कहीं ज़्यादा इन बच्चों ने, जो टीजीटी और पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हमें उत्साहित किया है नई नई चीज़ों को सीखने, अपने कोर्स में इंक्लूड करने। और जब अनिकेत का टाइम था, जब अनिकेत एग्जाम दे रहे थे, तब हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर 10 टेस्ट हुआ करते थे। आज की डेट में उसी टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे पास में अराउंड 100 टेस्ट हैं, और हम उसको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने के लिए जाने जाते हैं। और वो जो जो पेपर प्रैक्टिस की जो बात कर रहे हैं अनिकेत, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्योंकि पेपर तो बहुत कम थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर थे वो तो बहुत कम थे, तो आपने और हेल्प किस चीज़ से ली? सर एक तो आपकी टेस्ट सीरीज तो एंड में ली थी, लगभग एक राइट हफ्ता पहले वो टेस्ट सीरीज आई थी, वो राइट टेस्ट सीरीज ने तो बहुत हेल्प की। पर सर उससे पहले ना मैंने नॉर्मल पीआरटी के पेपर्स भी सॉल्व किए राइट थे। राइट, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, कि जो जनरल साइकोलॉजी है उसका कितना रोल होता है आपके एग्जाम में? क्योंकि पीआरटी का एग्जाम जो है वो कोई ऐसा बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के नहीं है, बट स्टिल फैला हुआ एग्जाम है। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत आसान पेपर था। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सर पेपर ना, मैं अगर बताना चाहूँ, सर पेपर का ना एक बैलेंस होता है। लोगों ने कहा पेपर आसान था, हाँ पेपर 2 आसान था, पर सर पेपर 1 उसी की तुलना में काफ़ी मुश्किल था। एक तो पेपर वन मुश्किल था, यानी कि आपको आपने इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं कि जो साइकोलॉजी का सेक्शन कितना कवर होता है, पेपर वन को कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और पार्ट टू में जो डिसेबिलिटी वाला सेक्शन है उसको कैसे देखना चाहिए? थोड़ा सा इस पे अपने विचार बताइए। सर जो पार्ट 2 में डिसेबिलिटी वाला सेक्शन है, ये आपने काफ़ी अच्छी बात कही।
सर आपकी ना मैंने पहली वीडियो देखी थी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। आपने यूट्यूब पे मेरे को सजेस्ट किया था कि वो वीडियो सबसे पहले देखना। तो सर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से और सारी डिसेबिलिटीज़ के ना लगभग 2 से 3 वीडियोस जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट वीआई की, सर हमने तो ना ये बहुत कम पढ़ा हुआ था, बस इनकी डेफिनेशन इनके जी पार्ट्स खत्म। जी। पर सर जो आपने बताई थी ना वीडियोस लगभग वीआई की एचआई की, वो वीडियोस देख के ना मैंने 2017 वाला पेपर सॉल्व किया। हम्म सर 2017 वाला पेपर तो बहुत हार्ड था हम्म इसकी तुलना में। हम्म उसमें सर ऐसी ऐसी जैसे वो पूछी गई थी ना बीमारियां आंखों की कान की, वो सर हमें नहीं बताती बिल्कुल भी। हम्म। तो मैंने आपकी वीडियोस देख के वो देखी। तो सर डिसेबिलिटी वाला सेक्शन तो बहुत इजी है अगर आप सर के साथ जुड़े हुए हैं तो। सर ने हम्म इतना, अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं, सर ने इतनी वास्ट वीडियोस बना रखी हैं, उससे बाहर पेपर नहीं जा सकता पीआरटी का। हम्म। और सर अगर, सर और आपने क्या पूछा, एक बार रिपीट करेंगे? पेपर पेपर 1 वन, के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना। पेपर वन के लिए स्ट्रेटजीज मैं बताता हूँ। सर 5 सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि सब हर कोई पांचों सब्जेक्ट में वीक होगा। हम्म कुछ उसमें अच्छे, किसी में अच्छे होंगे, किसी में बेकार होंगे। सर हम्म जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं मैथ में वीक था शुरू से ही, और मैं रीजनिंग में मेरी इतनी खास नहीं थी, और इंग्लिश, हिंदी और जीएस मेरी ठीक थी क्योंकि मेरे को आपकी जीएस काफ़ी हद तक समझ आती थी, जी। और मैं अच्छे से जीएस पढ़ पाता था। तो सर मैथ की जो अंकुर सर हैं, फैकल्टी जो हैं, मैंने उनसे पूछा था एक बार कि सर मैं कैसे पढ़ाई क्यों करूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने एक बुक बताई थी मेरे को, बुक तो मेरे को याद नहीं है। उन्होंने बोला एक एक टॉपिक कवर करो। हम क्या करते हैं कि सारे टॉपिक एक बार में कवर करने हैं। हमने एक दिन आज सीआई पढ़ा, अगले दिन हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर हम परसेंटेज पढ़ेंगे। हम्म उन्होंने मेरे को एक क्रम बताया कि आप परसेंटेज से शुरू करो और धीरे धीरे पढ़ना। मतलब एक एक टॉपिक को ना कम से कम 3 से 4 दिन या 5 दिन जरूर पढ़ो लग के। हम्म तो सर मैथ के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा। बाकी सर रीजनिंग, हिंदी तो सर कर ही लेते हैं बच्चे, अगर हिंदी भी कमज़ोर नहीं है तो सर पार्ट 1 के लिए तो टाइम लगेगा। पार्ट 1 के लिए मतलब कम से कम, स्पेसिफिकली टाइम देना हाँ टाइम पड़ेगा। देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा, उसके पेपर भी सॉल्व करने और सर मैं पड़ेंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, शायद सबको ये बात ना पता हो। जब हम पेपर करने बैठते हैं ना कंप्यूटर पे, जब पेपर होता है डीएसएसबी का, आप एक पार्ट अगर स्विच कर गए तो आप वापस नहीं जा सकते। हम्म सर ये बात मेरे को पेपर से 15 दिन पहले पता चली, और हम्म सर मैं सदमे में आया था सच में एक दिन के लिए कि ये क्या हो गया, क्योंकि सर मैं पेपर जो सोल्व कर रहा क्योंकि था सारी ना, स्ट्रेटजी चेंज करनी हाँ पड़ती है फिर सर मैं पेपर पेपर की। सोल्व कर रहा था इसी तरीके से कि मैं पीछे जाता था आगे जाता था। एग्जैक्टली। पर 15 दिन पहले पता चला तो मैं काफ़ी टेंशन में था। उस टाइम पे आप भी बिजी चल रहे थे, अगर मैं आपसे भी पूछता, आप टेस्ट सीरीज बनाने बिजी थे, मैं कहा सर अब क्या करूँ। तो सर मैंने फिर अपने लेवल पे क्या करा, मैंने फिर उस तरीके से वो चीज़ें शुरू करी, पेपर करना कि एक माइंडसेट को करके, तैयार हाँ। किया पेपर को उसी फिर तरीके लगभग से, 10-15 दिन में बाउंड हो माइंडसेट, करके हाँ कि पहले ये सेक्शन करना है, फिर ये करना ही हाँ है, और दोबारा वापस नहीं आना नहीं उस पे। आना। दैट्स वेरी नाइस थिंग। तो सर ये बहुत चुनौती भरा चीज़ थी कि आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि सी टेट में तो पूरा पेपर सामने है, पर इसमें तो एक सेक्शन कर आप वापस नहीं जा सकते। अगर आप सोचो अगली चीज़ आसान होगी और जी ये जी। चीज़ हार्ड है, मैं ये छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो चॉइस थोड़ी सी मुश्किल हाँ होती है। बहुत बढ़िया आपने बातें शेयर की हैं। अभी फैमिली में सब लोगों को कैसा लग रहा है, उनकी सपोर्ट कैसी थी वैसे एग्जाम के टाइम सर पे? फैमिली की सपोर्ट, मेरे पापा की सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, आपसे मिले भी थे हाँ वो। हाँ हाँ वो हाँ सर उन्होंने कह दिया था कि जो करना है तुम करो, हम हाँ। तुम्हारे साथ खड़े हैं। फैमिली तो मेरे मेरी, से बात हुई थी, वो तो खैर मतलब ही इज जेन्युइन जेम हाँ पर्सन। हाँ सर वो सो उन्होंने तो साथ तो दिया, क्योंकि जिस टाइम मैं पढ़ाई भी करता था ना, उन्होंने बोल दिया था, एक रूम दे दिया अलग कि तू रह पढ़ाई कर, तो क्योंकि मैं करता नहीं था कभी, मैंने पढ़ाई ऐसे की नहीं थी। एंड में उन्होंने बोल दिया कि तेरा पेपर है, तू पढ़ाई कर, हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी साथ दिया। बिकॉज मैं अनिकेत को जानता हूँ, तो आसपास के लोगों को लगता नहीं होगा कि ये लड़का इतनी जल्दी से एक गवर्नमेंट जॉब हाँ ले लेगा। तो अब जो अपने नेबरहुड से, फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से जो व्यूज आते हैं या आ रहे हैं या आ चुके होंगे, वो कैसा लग रहा है चेंज होता हुआ देख सर करके? अच्छा तो काफ़ी लग रहा है, और अब तो ज़्यादातर लोग मेरे को मास्टर जी कह के बुलाते हैं। तो हाँ, सर बस, अमेजिंग। बाकी सर अच्छा लग रहा है, जिन्हें उम्मीद भी नहीं थी ना, मतलब कुछ रिश्तेदार आप समझ रहे होंगे कि हम्म। मतलब अच्छा लगता है उन्हें गिलसाने में कि हाँ ये लोग क्लास क्योंकि सर उन्हें लगता नहीं था कि ये इतनी उम्र में कुछ अचीव कर पाएगा, हाँ पर सर कर लिया। हाँ आई एम हाँ। रियली थैंकफुल फॉर यू सर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी मेहनत है। और आपने आपने और आपके सहयोगी जो जितने भी ग्रुप में लोग थे, उन सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है। आप लोगों ने जो अपने स्टूडेंट लेवल पे जो एक निर्मल के साथ में आप लोगों का एक डिस्कशन चलता था, और वो जो डिस्कशन का जो आउटकम था उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहा। और इन सारी चीज़ों को ये क्रेडिट कभी भी इंस्टीट्यूशन का नहीं होता, हमेशा क्रेडिट होता है उन स्टूडेंट्स का जो कि
उस कोर्स और उस स्ट्रक्चर को लेकर के बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि हमारे केस में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ बुरी मेहनत करने के बाद में भी उनका रिजल्ट नहीं आता। तो आपने जिस जील से और जिस इंथुजियाज्म से इस चैलेंज को लिया और उसे डील किया, वो बहुत बड़ी बात थी। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आप आपने अपना प्रीसियस एक्सपीरियंस हमारे एस्पिरेंट्स के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर किया। और यही तो बड़ी बात है कि हम जो चीज़ सीखते हैं, हमने जो फेस किया हो, हमारे जो चैलेंजेस हैं, हम उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं ताकि आगे दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी प्रिपरेशन में हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि हमारे चैलेंजेस मोर और लेस इस ऑब्जेक्टिव पेपर को देने के लिए कहीं ना कहीं मैच कर ही जाते हैं। और फिर वहाँ पे हमें अपने से पहले जो लोगों को वो चैलेंज आए हैं और उन्होंने कैसे डील किया है उससे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। फाइनली आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कंटिन्यूशन मत छोड़ना। हमारा सबका पास करने का तरीका, मतलब ये रामबाण भी कह सकते हैं कि जो हमारा था ना, हम सब नई एज के लड़के हैं, ज़्यादातर लगे हैं 22-23 साल के हैं। सबका डीएड कंप्लीट हुआ, एकदम ही सीटेट हुआ, उसके बाद डीएसएसबी आ गया। क्योंकि हमारी कंटिन्यूशन थी ना, इसलिए लगभग सभी बच्चों ने क्लियर कर पाए हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल गाइडेंस का भी है। एक तो सही गाइडेंस और कंटिन्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये है तो आप अच्छे से किसी भी एग्जाम में सक्सेस कर जाएंगे, वरना थोड़ा मुश्किल है। तो कंटिन्यूशन मत छोड़ना, बस मैं इतने कहना चाहूँगा। बाकी थैंक यू। थैंक यू सो मच अनिकेत, बहुत अच्छा लग रहा है एक एक छोटे से बच्चे से एक बड़े होते हुए एक अध्यापक के रूप में, मास्टर जी के रूप में अनिकेत को देखते हुए। और मैं हमेशा चीयर करता हूँ उन सभी को जो कि स्पेशल एजुकेशन का पाथ चूज करते हैं। बिकॉज बीइंग एक टीचर होना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन एक स्पेशल एजुकेटर होना, एक विशिष्ट अध्यापक होना बहुत ही मज़ेदार बात है। ये अनुभव अनमैचेबल है एंड इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं कि ये जो टॉक है, ये जो एक सक्सेस स्टोरी है अनिकेत की, ये आपको आपकी समस्याओं को देखने, उसके लिए नया पर्सपेक्टिव देने और बेहतर रूप से उससे बाहर आने में और आपको सक्सेस के लिए काम करेगी। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।